मीशा जो कॉकरोच से बचकर बाहर आई थी, शारिक के तेवर देखकर एकदम से सहम गई। उसे तो लगा था कि शारिक फौरन उसकी मदद करने आएगा या कम से कम उस कॉकरोच को ही मार भगाएगा, लेकिन जब उल्टा शारिक ने मीशा की कलाई थामकर उसे अपने ऊपर खींचा तो वो दंग रह गई। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। एकदम से मीशा ने घबराकर अपने शौहर को देखा जो सुर्ख आंखें लिए उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। बदतमीजी ये नहीं है, बल्कि बदतमीजी ये है कि तुम आधी रात को एक नौजवान लड़के के कमरे में आकर न सिर्फ उसे नींद से उठा रही हो, बल्कि कॉकरोच का बहाना करके उसके साथ बिस्तर पर भी आन बैठी हो। बताओ, तुम्हारी ये हरकत कहाँ की शराफत का मुजाहरा है। इतना कुछ तो मीशा ने भी नहीं सोचा था जितना भयानक मंजर शारिक ने घर लिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मीशा का दिमाग एकदम से घूम गया। बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसे तुमने हरकत की है। अब मेरी नींद तो तुमने खराब कर दी, ऊपर से रात भी है। शारिक ने जुमाइनी लहजे में कहा तो मीशा अबरू उचकाकर बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वही मतलब है जो तुम समझ चुकी हो। चलो शाबाश, अब मुझे तंग करने का नतीजा भुगतो। ये कहकर शारिक ने अपना लिहाफ एक जानिब फेंका और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? मीशा ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे शारिक का अंदाज बहुत अजीब लग रहा था। वो अंदर से काफ़ी डरी हुई थी। मेरी जान, दरवाज़ा बंद करने जा रहा हूँ। समझती हो ना दरवाज़ा बंद करने का मतलब? ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ दरवाजे की जानिब मुड़ा तो मीशा उंगली उठाकर बोली, खबरदार शारिक, अगर तुम गए देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। इस बात पर शारिक मुस्कुराते हुए मुड़ा और बोला, मेरी जान, आपका हाल तो मैं करूँगा, लेकिन वादा करता हूँ तकलीफ नहीं दूंगा, बिल्कुल फूलों की मानें छूँगा। तुम कितने बेशरम हो, बदतमीज इंसान, शर्म नहीं आती? कैसी बातें कर रहे हो एक लड़की के साथ? मीशा के तो सर पर लगी और तल्लुओं पर जा बुझी। इस बात पर शारिक ने एक झटके से आकर बिस्तर के ऐन बराबर उसे बैठ गया और संजीदगी से बोला, क्या तुम्हें शर्म आती है? तुम नहीं हो बदतमीज? आधी रात को एक लड़के को बुलाकर बिला वजह तंग कर रही हो। निकलो मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त। तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं अभी मैं इतना बदजौक नहीं हुआ। उठो, शाबाश, जाओ यहाँ से। एकदम से ही शारिक की टोन ही बदल गई, जबकि मीशा मारे हैरत के मुंह खोले उसे देख रही थी। क्या लड़का था ये? अभी उससे खौफ आ रहा था और अब उस पर शदीद गुस्सा। मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। मीशा ने हाथ से मुक्का बनाकर शारिक की जानिब इशारा किया तो वो भी उसी तरह मुक्का बनाकर ऐन मीशा के मुंह के सामने ले आया। ये हाथ देख रही हो? तुम्हारे हाथ के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। उठो, अब जाओ मेरे कमरे से, पहले ही नींद खराब कर दी। वो अभी तक कमरे से नहीं गई थी, तभी शारिक ने उसका हाथ थामकर कमरे से ऐन बाहर ला खड़ा किया और उसके मुंह पर ठक करके दरवाज़ा बंद कर दिया। जाहिल, ये कहकर वो अभी मुड़ी ही थी जब उसे सेंट्रल टेबल के सामने कॉकरोच दिखाई दिया, जिसका रुख मीशा की जानिब ही था। उसे देखकर मीशा अगला सांस लेना भूल चुकी थी। उसने आओ देखा ना ताओ पूरी कुव्वत से शारिक के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी, जो अगले ही लम्हे खुल गया था। अब क्या मुसीबत आ गई? शारिक, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी तमाम बातों को भुलाकर आज मुझे बचा लो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, लेकिन इस कॉकरोच को मार दो प्लीज़। शारिक ने उसके कंधे से पीछे देखा तो वाकई में लाउंज के अंदर दरमियान में कॉकरोच बैठा हुआ था। अपने आप को देखो, 48 किलो की होगी और वो बेचारा 8 ग्राम का भी नहीं। फिर बात करती हैं फेमिनिज्म की कि औरतें सब कुछ कर सकती हैं। जाओ मारो जाकर उस कॉकरोच को, तभी मुझे यकीन आएगा कि तुम भी कुछ कर सकती हो। शारिक बड़े सुकून से दीवार के साथ टेक लगाकर हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसे मीशा की यह हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना आता, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ। बस तुम वो कॉकरोच मार दो, खुदा तुम्हारा भला करे। इससे पहले कि शारिक उसे जवाब देता, वो कॉकरोच उनकी जानिब आना शुरू हो गया। ये देखते ही मीशा ने एक छलांग लगाई और भागती हुई शारिक के बेड पर चढ़ गई, जबकि वो बड़े सुकून से अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, 1 इंच भी ना हिला। कैसे पत्थर दिल इंसान हो, एक कॉकरोच भी मारा नहीं जा रहा तुमसे।
निशा को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हाँ तो खुद मार लो ना, मुझे जो लेक्चर दे रही हो। वैसे भी मैं तो तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। पता नहीं घर वालों ने तुम्हारा निकाह मेरे साथ क्यों करा दिया। यही जुमले कहे थे ना तुमने, अब उन जुमलों को साबित करो और शाबाश, आगे आकर मारो ये कॉकरोच, मैं तो नहीं मार रहा। शारिक अब वहाँ से चलता हुआ सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। रात के 3 बज रहे थे और दोनों एक अजीब सा शोर लगाकर खड़े। यार, एक कॉकरोच नहीं मर रहा तुमसे। मीशा ने हैरत से अपने शौहर को देखा तो वो कंधे उचकाकर बोला, इतनी अच्छी नहीं हो तुम कि मैं तुम्हारे लिए किसी की जान ले लूं। शारिक, खुदा का नाम है, मार दो इसे। वादा करती हूँ जो कहोगे करूँगी। सच में? अब की मर्तबा शारिक ने जुमानी अंदाज में अपनी मनकूहा को देखा था। एक लम्हे के लिए तो मीशा भी उसके अंदाज पर ठुठक कर रह गई थी। शायद वो समझ गई थी। प्लीज़। अचानक मीशा की आंखों में आंसू भर आए तो शारिक के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो कुछ भी तासुर दिए बगैर अपनी जगह बैठा रहा। फिर धीरे से चप्पल उतार कर कॉकरोच पर ताक कर निशाना दागा जो पहली ही कोशिश में कामयाब हो चुका था। उसके मरते ही मीशा की जान में जान आई और वो बेदम होकर बेड पर लेट गई। अगले ही लम्हे शारिक उसके सर पर खड़ा उठने का इशारा कर रहा था। क्या मुसीबत है? मीशा ने हैरत से शारिक को देखा तो उंगली से उसे उठने का इशारा करते बोला, मुसीबत तो तुम्हारी मैंने टाल दी। चलो उठो, शाबाश, निकलो अब यहाँ से। नींद हराम कर दी थी मेरी। ये जितनी तुम में अना है ना। उससे पहले मीशा अपना जुमला मुकम्मल करती, शारिक ने उसकी कलाई थामकर एक झटके से ही कमरे में बाहर निकाल दिया और एक मर्तबा फिर उसके मुंह पर दरवाज़ा पूरी कुव्वत से दे मारा। वो मुंह खोले उसे देखती रही, लेकिन अगले ही पल बाल दुरुस्त करके अपने कमरे में वापस आ गई। अब वो जो भी करे इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। एक मर्तबा तो मीशा का मतलब निकल चुका था। कमरे में आते ही वो सो गई, लेकिन वो ये बात नहीं जानती थी कि रात इतनी सख्त नहीं थी जितना आने वाला दिन उसके लिए सख्त होने वाला था, क्योंकि शारिक ने वो कॉकरोच ऐसे ही नहीं मारा था। उसकी कीमत अभी मीशा से वसूल करना बाकी था। अगली सुबह 6 बजे ही मीशा के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। कौन है? उसने चंदी आंखें करके दरवाजे की जानिब देखा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक था। वो चुप करके पड़ी रही, लेकिन दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। बिलाखिर तकिया एक जानिब फेंककर बमुश्किल उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हशाश बशाश शारिक खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए अब तुम्हें? मीशा का मुंह एकदम से बन गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शारिक इतनी सुबह उसके कमरे के बाहर आ सकता है। जूस बना दो। कौन? मैं? मिशाल अपने हाथ से अपनी जानिब इशारा करके पूछने लगी तो शारिक ने कंधे उचकाकर कहा, जाहिर है तुम सुन रही हो तो मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी, मुलाजिम कहाँ पर है तुम्हारा? मीशा की नींद एकदम से उड़ चुकी थी। फिलहाल आज के लिए तुम ही मेरी मुलाजिम हो। चलो शाबाश, जूस बनाओ मेरे लिए। तभी पीछे ताई अम्मी आती दिखाई दी तो मीशा ने उन्हें इशारा करके अपनी तरफ बुलाया। क्या बात है, आज शेर और बकरी एक घाट पर? सब खैरियत तो है? वो इतनी सुबह सुबह शारिक और मीशा को एक दूसरे के साथ देखकर काफ़ी हैरान हुई थी। ताई अम्मी देखे ना, मुझे सुबह सुबह उठाकर जूस बनाने का बोल रहा है। मीशा ने बगैर किसी शशो पंच के शारिक की माँ को उसकी शिकायत लगा दी, जिस पर शारिक ने कोई भी रद्द अमल नहीं दिया। बस कंधे उचकाकर अपनी माँ को देखते बोला, अम्मा रात में ये मोहतरमा मेरे कमरे में आई थी 3 बजे। मेरी नींद ख़राब करने के बाद ये वजह बताई कि इनके कमरे में एक कॉकरोच आ चुका है और मैं उसे मार दूं। मैंने तो मारने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन यही मोहतरमा थी जिन्होंने कहा था तुम जो कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस उस कॉकरोच को मारने के बदले आज पूरा दिन मैं इससे अपने काम कराऊंगा। अब मुझे आप बताएं, क्या मैंने सब गलत किया? ताई अम्मा ने मुस्कुराकर मीशा को देखा जो हैरत से आंखें फाड़े शारिक की बात सुन रही थी। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे काम कराओगे, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। चलो शाबाश, मुझे देर हो रही है, जिम भी जाना है, जूस बना दो। वो बगैर घबराए बड़े सुकून से हुक्म देकर जा चुका था। आपको मैंने अपने लिए बुलाया था,
لیکن آپ خاموشی سے یہاں کھڑی ہیں تائی اماں۔ اس نے اپنی ساس کو دیکھا جو اب بھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بات تو شارق کے بالکل ٹھیک ہے۔ کیا تائی اماں، آپ کو پتہ ہے نا صبح صبح اٹھ کر مجھ سے کام نہیں ہوتے؟ اس بات پر تائی اماں نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے نرمی سے کہا کہ یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، سو خود ہی آپس میں طے کر لو۔ مجھے بخشو ابھی، ورنہ تم دونوں کی لڑائی کا نزلہ مجھ معصوم پر گرے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر مزید ایک لمحہ بھی نہ رکی اور وہاں سے چلی گئی۔ یا اللہ، آخر یہ کیوں مجھے اتنا تنگ کرتا ہے؟ وہ پیر پٹک کر واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی میشا کے فون پر شارق کی کال آنے لگی۔ اس کا دل چاہا ابھی اسی وقت وہ شارق کا گلا دبا دے، لیکن مجبوری تھی، وہ نہیں جا سکتی تھی۔ البتہ اپنا سٹالر کندھوں پر لپیٹ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی تو دیکھا لاؤنج میں شارق اپنا موبائل چلا رہا تھا۔ اسے منہ چڑھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جوس کے ساتھ واپس آئی تو شارق نے اسے چڑھانے والے انداز میں دیکھا، جس پر میشا کو بہت زیادہ تپ چڑھی، لیکن وہ کنٹرول کر گئی۔ ہو گیا کاکروچ مارنے کا بدلہ پورا، اب خبردار مجھے بلایا تو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑنے لگی تو شارق نے اس کی کلائی تھام کر پیچھے کی جانب کھینچا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے پر گر گئی۔ کیا حرکت تھی یہ؟ میشا نے سختی سے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر بولا، اپنی بات کا جواب لیے بغیر کیسے جا سکتی ہو تم؟ دیکھو پلیز، میرا سر بہت دکھ رہا ہے، پہلے بھی پوری رات جاگتی رہی اور اب صبح صبح مجھے اٹھا دیا، شدید نیند آ رہی ہے مجھے، پھر بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر شارق نے اسے واپس صوفے پر بٹھا دیا۔ محترمہ، صرف ایک کام کر کے تم کاکروچ کا بدلہ پورا نہیں کر سکتی، تمہیں آج پورا دن میری ہر بات ماننی ہے، میرے سارے کام تم کرو گی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میشا کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، شارق نے کندھے اچکا کر کہا تو میشا نے اسے عجیب نگاہوں سے دیکھا، گویا اسے شارق کے دماغی توازن خراب ہونے کا شبہ ہوا ہو۔ کس ڈھیٹ مٹی کے بنے ہوئے ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ تھپ تھپ کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیٹا، ایک دن تو کیا، پورا ہفتہ، ایک ہفتہ بلکہ پوری زندگی میری بات ماننے پر مجبور کر دوں گا، انتظار کرو بس تم۔ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے شارق نے دل ہی دل میں مزہ لے کر کہا۔ دوسری جانب میشا بھی کمرے میں جا چکی تھی۔ شارق خاموشی سے اٹھ کر واک کرنے چلا گیا، لیکن جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ بغیر کسی بھی شش و پنج کے وہ میشا کے کمرے میں گیا تو کمرہ لاک تھا۔ ڈپلیکیٹ چابی سے کمرے کا دروازہ کھولنے کے بعد جیسے ہی اندر گیا تو میشا لائٹ بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ میشا، 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہارا بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ اس نے 2-3 مرتبہ بول کر میشا کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر شارق نے اسے کندھے سے پکڑ کر اچھی طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اب کی بار وہ مندی آنکھوں کو کھول کر آنکھ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ شارق پر پڑی، جو بڑی شرارتی مسکراہٹ لیے سامنے کھڑا تھا۔ تم میں تمیز نہیں، کسی کے بھی کمرے میں منہ اٹھا کر چلے آتے ہو؟ میشا کو واقعی میں بہت شدید غصہ آیا۔ کل رات سے شارق نے اسے تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ 1 منٹ سے پہلے اٹھ جاؤ، ورنہ یہ شاپر دیکھ رہی ہو کاکروچ کا بھرا ہوا ہے، تمہارے کمرے میں ہی کھول دوں گا۔ اس بات پر میشا کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئیں اور وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اسے یقین تھا شارق نے یہ بات کی ہے تو وہ سچ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ شارق نے آگے بڑھ کر کمرے کا بلب آن کیا۔ اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ٹرانسپیرنٹ شاپر موجود تھا، جس کے اندر کاکروچ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کیا حرکت ہے یہ؟ نکلو میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ میشا تو ان کاکروچ سے بہت زیادہ کراہیت محسوس کر رہی تھی، جبکہ شارق ڈھٹائی سے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ شارق، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس بات پر شارق کا منہ ایک دم سے بنا اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شاپر کی گرہ کھولنا شروع کر دی۔ اس پر میشا بوکھلا کر رہ گئی۔ اس نے ارد گرد کسی چیز سے مدد لینا چاہی، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو شارق کو روک سکتا۔ پلیز یہ شاپر مت کھولو، آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری، معاف کر دو مجھے، مت کھولو اسے۔ میشا کے معافی مانگتے ہی شارق نے وہ شاپر وہیں سے بند کر دیا۔ چلو اٹھو، شاباش۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں کاکروچ تمہارے کمرے میں نہ چھوڑوں تو میرے لیے ناشتہ بناؤ۔
मुझे इतना शदीद कदम ना उठाना पड़ता अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लेती। शारिक। मीशा की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए, मगर शारिक टस से मस ना हुआ। अपने कमरे में बैठा हुआ हूँ मैं, नाश्ता बनाने के बाद बुला लेना, मेरी आज एक बहुत अहम मीटिंग है। ये कहकर वो मीशा के कमरे से जा चुका था, जबकि वो कुशन में मुंह देकर पूरी कुव्वत से चीखी थी और उसकी चीख उस कमरे से बाहर ना जा सकी। क्या मुसीबत है? अपना लिहाफ एक जानिब फेंककर वो धप धप करती कमरे से बाहर आ गई। बाकी घर वाले भी उठ चुके थे, मगर मीशा को इतनी जल्दी उठते देखकर सभी के चेहरों पर बहुत ज़्यादा हैरानी थी कि वो कभी भी ज़िंदगी में इतनी जल्दी नहीं उठी थी, बल्कि सबसे आखिर में 10-11 बजे जाकर मीशा की सुबह होती थी। अरे, ये सूरज आज कहाँ से निकला है कि मेरी बच्ची इतनी जल्दी उठ गई? मीशा की माँ ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा तो वो और चिढ़ गई। देखना, ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी मैं। जितना जुल्म आप लोग मुझ पर मिलकर कर रहे हो, उस एक एक जुल्म का बदला कयामत वाले दिन लूंगी मैं। अरे क्या हुआ मीशा, सब ठीक तो है? उसकी रुहासी शक्ल देखकर अम्मा की दिल को कुछ हुआ, लेकिन मीशा वहां पर ना होती, सीधा किचन में आ गई। अम्मा भी उसके पीछे किचन में आई तो देखा वो नाश्ता बनाने में मसरूफ है। अरे मेरी बच्ची, खैर है, हो क्या गया तुम्हें? ऐसी तो नहीं थी तुम। जिसके साथ मेरी शादी कराई है ना, उसी ने ऐसा बना लिया है। आप लोगों ने आ गया यकीन? क्यों मैं मना कर रही थी शारिक के लिए? अरे अभी शादी नहीं हुई, सिर्फ निकाह हुआ है, अम्मा ने संजीदगी से कहा तो मीशा चिढ़ गई। अम्मा, जो भी हुआ है निकाह तो हो चुका है ना। इस नवाबजादे ने रात को सिर्फ एक कॉकरोच मारा था और आज सुबह सुबह कॉकरोच से भरा शॉपर लेकर मेरे कमरे में मुझे ब्लैकमेल करने पहुंच गया कि मैं जो कहूँगा तुम मेरी हर बात मानोगी। जब मैंने मना किया तो धमकी दी कि सारे कॉकरोच मेरे कमरे में गिरा देगा। ये कहते हुए मीशा की आंखों में आंसू चमकने लगे, जिस पर अम्मा को बेसाख्ता हंसी आई, मगर वो अपनी हंसी को बमुश्किल जब्त कर गई। जानती थी अगर इस वक्त वो गलती से भी मुस्कुराती तो मीशा फिर बिगड़ सकती थी। चलो, शारिक का नाश्ता तो तुम बना ही रही हो, हम सब का भी बना लो। अम्मा नया हुक्म देकर फौरन ही किचन से बाहर चली गई थी। जानती थी अगर एक लम्हा भी वहां मजीद रुकी तो वो फौरन इनकार कर देगी। किचन से बाहर आते ही वो मुस्कुराकर खुद से मुखातिब हुई। बच्चे, इसीलिए तो तुम्हारा निकाह शारिक से किया है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। बड़ा जिगर वाला बच्चा है वो। मीशा थी तो उनकी बेटी ही, लेकिन वो अपनी बेटी की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। सब घर वालों को इल्म हो चुका था कि आज नाश्ता मीशा बना रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि शारिक का तो हर काम आज वो खुद करेगी। कुछ देर बाद शारिक कमरे से बाहर निकला और सीधा किचन के दरवाजे में जाकर संजीदगी से बोला, बताया था कि मेरी मीटिंग है, लेट मत करवाना, लेकिन तुमने भी कसम खाई हुई है जब तक अगले बंदे को तंग नहीं करती सुकून नहीं आता तुम्हें। शारिक की बात पर बाहर बैठे सभी घर वाले मुस्कुरा दिए। तुम्हें ही शौक चढ़ा हुआ था मेरे हाथ का नाश्ता करने का। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। उसे लड़ने के बाद शारिक वापस आकर लाउंज में बैठ गया। शारिक बच्चे, अगर तुम यही हरबा आजमा कर मेरी बच्ची को घरदारी सिखा दो तो कितनी अच्छी बात है। अम्मा ने मज़ा लेते कहा तो वो भी मुस्कुरा कर बोला, आंटी आपकी बेटी मेरे बस से बाहर है। एक काम करें, जाते हुए वो कॉकरोच वाला शॉपर मैं आपको दे दूंगा, आप खुद उसे डरा डरा कर घर का सारा काम क्या पूरे मुल्क का काम करवा लीजिएगा। बेशक। इस बात पर सब एक जोरदार कहकहा लगा कर हंसे, जबकि अंदर खड़ी मीशा समझ चुकी थी कि ये कहकहा उसी पर लग रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। अगले चंद ही मिनटों में वो शारिक के लिए नाश्ता बनाकर लाई थी, जिसके 2 नवालों के बाद ही वो तैयार होने चला गया। हमें भी करा दो अपने नरमो नाजुक हाथों से। जब बाकी घर वालों ने मीशा को छेड़ना शुरू किया तो तभी वहां ताई अम्मा भी कमरे से बाहर आती दिखाई दी। वो उन्हें देखते ही फौरन उनके पास चली गई और ना सिर्फ शारिक की बल्कि सब घर वालों की शिकायत उन्हें लगाई। वो जानती थी सिर्फ एक यही वोट उसके हक में है। ना तंग करो मेरी बच्ची को, जाओ सो जाओ जाकर, और ये शारिक के बच्चे को भी मैं देखती हूँ, अजीब कयामत में चा रखी है।
ان کی بات پر میشا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ تبھی اسے شارق کی ایک آواز ایک مرتبہ پھر سے سنائی دی تو وہ پیر پٹک کر رہ گئی۔ اسے جانا ہی پڑا کیونکہ اگر نہ جاتی تو شارق اس کے کمرے میں واپس آ جاتا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں نچا کے رکھا ہے مجھے صبح سے؟ اور جو تم نے آدھی رات کو مجھے نچایا تھا وہ سب کیا تھا؟ میں نے بھی تو برداشت کیا تھا نا، اب تم بھی کر لو ذرا سا برداشت۔ بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، اور جاؤ کام پر اپنے۔ عجیب غنڈہ گردی مچائی ہوئی ہے، تمہارا تھانہ نہیں ہے یہ۔ مجھے زیادہ سبق مت پڑھاؤ اور شاباش میرے کمرے کا کھلارا سمیٹ دو جب تک میں تیار ہو رہا ہوں، کیونکہ تم پر اعتماد نہیں کر سکتا، اسی لیے میرے کھڑے کھڑے کمرہ سیٹ کر دو۔ میشا اس بات پر دانت پیس کر رہ گئی۔ تائی اماں کو شکایت لگائی ہے میں نے تمہاری؟ جسے مرضی لگاؤ، لگاتی رہو، کیونکہ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نامحرم نہیں ہوں، تم بیوی ہو میری۔ یہ کہتے شارق نے بالوں میں برش پھیر کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور میشا کی جانب ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے بے حد قریب آ گیا۔ وہ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور پاجامہ میں اس وقت بھی نیند میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ یہ میرے قریب کہاں آتے جا رہے ہو؟ جاؤ تیار ہو، کرتی ہوں میں کمرہ صاف۔ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہوں، کیا خود کی بیوی کو دیکھنے میں بھی کوئی برائی ہے؟ وہ اس کے بے حد قریب آ گیا تھا جبکہ میشا پیچھے ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسے شارق کے انداز بہت عجیب لگ رہے تھے۔ ان کے نکاح کو 4-5 ماہ ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی شارق نے اس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا جیسا عجیب وہ اب ہو رہا تھا۔ شارق پیچھے ہو جاؤ ورنہ آج تم اپنا سر مجھ سے پھڑوا لو گے۔ اچھا، اتنی طاقت آ گئی تم میں کہ ایک پولیس افسر کو مارنے کی دھمکی دو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میشا کا بازو تھاما اور اس کے قریب ہونے لگا۔ دوسری جانب میشا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ یہ وہ لڑکا نہیں تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، کیونکہ اس کے تیور تو مکمل طور پر بدل چکے تھے، جو بار بار میشا کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور بہانے بہانے سے اسے اپنے قریب رکھ بھی رہا تھا۔ میشا نے اس کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گردن پر ذرا دباؤ بڑھایا تو شارق وہیں پر رک گیا۔ کون ہو تم؟ میں جانتی ہوں تم میرے شوہر نہیں ہو۔ اس بات پر شارق کو بہت زیادہ ہنسی آئی۔ اس نے نرمی سے میشا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بند کرنے کی کوشش کی، جس پر میشا نے مزاحمت بھی کی، مگر شارق کے ہاتھ نے مضبوطی سے اس کی آنکھوں پر دباؤ بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بایاں ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور بڑے سکون سے کوئی شے اس کی ہتھیلی پر رکھ دی اور میشا کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیا۔ میشا نے آنکھیں کھول کر اپنی ہتھیلی پر دیکھا تو چیخیں مارتی ہوئی بیڈ پر پہنچ گئی، کیونکہ شارق نے اس کی ہتھیلی پر ایک کاکروچ رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میشا کی حالت بہت خراب ہو گئی اور وہ کتنی ہی دیر چیخیں مارتی رہی، یہاں تک کہ باقی سب گھر والے بھی وہاں پر آ گئے۔ جب سامنے کا منظر دیکھا تو ایک جانب شارق کھڑا مسکرا رہا تھا جبکہ میشا ابھی تک بستر پر اچھل رہی تھی۔ کیا بات ہے میشا، کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ صبح سے تمہارے ڈرامے ہی ختم نہیں ہو رہے، نیچے اترو، اماں نے اسے سختی سے کہا، کیونکہ واقعی صبح سے وہ سب کی ناک میں دم کیے ہوئے تھی۔ اماں، اس بدتمیز نے میرے ہاتھ پر کاکروچ رکھ دیا، اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا تو انہوں نے تسلی دینے کے بجائے الٹا مزید ڈانٹ دیا۔ تمیز ختم ہو گئی ہے تم میں، جو سب گھر والوں کی موجودگی میں اپنے شوہر کو بدتمیز کہہ رہی ہو؟ نیچے اترو، تمہیں تو میں دیکھتی ہوں۔ اماں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتارنے کی کوشش کی، لیکن وہ اترنے سے انکاری تھی۔ اماں، وہ کاکروچ یہیں کہیں پر ہے۔ وہ اب بھی ڈر رہی تھی، جبکہ شارق مسکرا کر بولا، نکلی کاکروچ تھا، یہ دیکھو۔ ساتھ ہی نیچے پڑا ہوا نکلی کاکروچ اٹھا کر میشا کے سامنے لہرا دیا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس کی ماں نے اسے ایک جھٹکے سے نہ صرف نیچے اتارا بلکہ وہاں سے لے گئی۔ اس کے جاتے ہی تائی اماں نے آگے بڑھ کر شارق کا کان بری طرح سے مروڑ دیا، لیکن وہ کوئی بھی رد عمل دینے کے بجائے سنجیدگی سے بولا، نکاح کیا ہے نا آپ نے میرا اس کے ساتھ، آپ میرا جو دل چاہے میں کروں، آپ لوگ مجھے منع نہیں کریں گے۔ بھول گئے ہیں وہ وقت جب میں دہائی دے رہا تھا کہ کیسے رکھوں گا میں اس چڑیل کو اپنے ساتھ؟ تو آپ لوگوں نے ہی کہا تھا جیسے بھی رکھو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن ہم تمہاری شادی میشا کے ساتھ ہی کروا کر رہیں گے، جینے دیں اب مجھے میری زندگی۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔
जानता था अगर एक लम्हा भी मजीद रुका तो ताई अम्मा उसे थप्पड़ ज़रूर जड़ देंगी। बाहर आया तो देखा वहीं कॉरिडोर में मीशा और उसकी माँ खड़े बहस कर रहे थे। मीशा ने शारिक की जानिब देखा तो वो उसे आंख मारकर चला गया। वो इस बात से तो वाकिफ था कि अगले कई दिनों तक जो किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो इन सब बातों के लिए तैयार था। जिंदगी तो उसे मीशा के साथ ही गुजारनी थी, तो क्यों ना वो इस जिंदगी को ज़रा दिलचस्प बनाकर गुजार लेता। वो दोनों आपस में कज़न थे, लेकिन कज़न भी ऐसे जिनमें हर वक्त लड़ाई झगड़े रहा करते थे। कभी भी घर वालों ने मीशा और शारिक को एक साथ बैठे नहीं देखा था। हाँ, अगर वो दोनों कभी एक दूसरे के साथ बैठे दिखाई देते तब भी घर वालों को यकीन होता कि एक दूसरे को तंग करने का ही कोई मंसूबा बनाया जा रहा है। दोनों में ही अजीब मगरमच्छ का बैर था। दोनों हर वक्त इस मुकाबले में रहते कि उसकी क्लास में नंबर ज़्यादा आ जाए, या फिर हर वक्त ये दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में मगन रहते। घर वालों ने कभी भी इन दोनों की शादी की जानिब तवज्जो नहीं की थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे वैसे उन दोनों की लड़ाइयाँ भी पूरे घर को तंग कर रही थी। आए दिन कोई ना कोई लड़ाई करके वो एक दूसरे को कभी मार रहे होते तो कभी गालियाँ दे रहे होते। बचपन में तो ये सब बहुत क्यूट और अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहे थे शारिक और मीशा दोनों ही एक दूसरे के करीब आने के बजाय मज़ीद दूर हो रहे थे। उन दोनों ने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी, लेकिन अभी तक उनके दरमियान का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था। घर वाले ये तक नहीं जानते थे कि उनकी लड़ाई की वजह क्या है। एक दिन अम्मा ने बिठाकर मीशा से पूछा कि तुम शारिक के साथ झगड़ा क्यों करती रहती हो, तो उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। आपको दिखाई नहीं देता कितना तंग करता है वो मुझे? मीशा ने सिर्फ इतना कहा। बेटा, वो तुम्हें तंग करता है तो तुम कौन सा तंग नहीं करती? तुम भी बराबर का हिसाब पूरा करती हो। बहरहाल जो कुछ तुम दोनों ने करना था वो कर लिया, लेकिन अब से तुम दोनों बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, और ख़बरदार तुम उसके मामलात में बोली तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। आप हमेशा मुझे ही समझाती रहा करें, कभी जाकर शारिक को भी बताएं। जानती हैं आज क्या हुआ? मेरी यूनिवर्सिटी में आ गया था। मैं अपनी डिग्री लेने गई थी तो पीछे ही आ गया। फिर अम्मा ने आगे पूछा तो वो एकदम से खामोश हो गई, क्योंकि उसे अदराक हो चुका था कि वो अम्मा को अब वो बात बताने जा रही थी जो नहीं बताने वाली थी। लेकिन ये जुमला उसके मुंह से निकल चुका था और अब अम्मा पूरी बात सुनने पर मज़िर थी। नहीं, बस कुछ नहीं, वैसे ही मेरे दोस्तों को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। वो एकदम से बात बदल गई, लेकिन अम्मा ठुठक गई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो मीशा से पूरी बात सुन सके, लेकिन मीशा अपनी बात से ना हिली और उन्हें भिनक भी ना पड़ने दी कि आज उसके और शारिक के दरमियान क्या लड़ाई हुई थी। काफ़ी कोशिश के बावजूद जब वो मीशा से बात सुनने में नाकाम रही तो उन्होंने शारिक से पूछने का मंसूबा बनाया, लेकिन ये बात उन्होंने मीशा को नहीं बताई। शाम को शारिक वापस आया तो माँ उसके साथ बाजार चली गई, जबकि बाजार तो मीशा ने भी जाना था। लेकिन जब अम्मा शारिक के साथ गाड़ी में बैठी तो वो एकदम से पीछे हट गई। तकरीबन आधे रास्ते में जाकर अम्मा ने संजीदगी से शारिक को मुखातिब करते कहा, आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था? इस बात पर चौंक कर शारिक ने अपनी चच्ची को देखा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मीशा ये बात अपनी माँ को बता सकती है। क्या हुआ चच्ची? क्या पूछना चाह रही हैं आप? उसके तेवर देखकर अम्मा को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अगर उन्होंने बताया मीशा ये बात मुझसे छुपा रही है तो शारिक भी कभी वो बात नहीं बताएगा। क्या कहा था आज तुमने मीशा को? दोबारा बताओ। तुम्हारी अम्मी से बात करती हूँ मैं। अम्मा को तीसरी बात का भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने यूं ही अंधेरे में तीर चलाया था जो बिल्कुल जाकर निशाने पर लगा। क्या मीशा ने आपको ये सब कुछ बता दिया? वो बहुत हैरान हुआ। अम्मा ने थूक निकलते इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं सिर्फ एक मर्तबा तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कोई फैसला करूँगी। चच्ची, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उस लड़के को जानती नहीं हैं। इंतहाई लोफर इंसान है, मेरे दोस्त का जानने वाला है। बेशक मीशा से मेरी जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हों, मगर है तो वो हमारे घर की लड़की ना। अब वो इंसान मीशा को प्रपोज कर रहा है तो मैं कैसे खामोश रहता? अगर जाकर उसे मारता तो वो भी उल्टा मुझे मारने लगता। इस बात पर अम्मा के दोनों कान खड़े हो गए।
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات میشا ان سے چھپا سکتی ہے، لیکن وہ خاموش رہی اور شارق کی بات سنتی رہی۔ جانتی تھی اگر تھوڑا سا بھی انہوں نے شارق کو ٹوک دیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ وہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ مجھے اور کوئی بہانہ نہ سوجا تو جا کر یہ کہہ دیا کہ میشا میری منگیتر ہے۔ مجھے لگتا تھا شاید میشا یہ بات آپ کو نہ بتائے، لیکن اگر اس نے یہ بات آپ کو بتا دی ہے تو آپ خود فیصلہ کریں، بلکہ میں آپ کو اس لڑکے سے ملوا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو میشا کے لیے وہ ٹھیک لگ رہا ہے تو بے شک وہاں پر اس کی شادی کر دیں۔ باقی میں نے جو کچھ کیا اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں۔ شارق نے اپنی بات مکمل کی تو اماں دل ہی دل میں اس کی سمجھداری کو داد دینے لگی۔ واقعی میں شارق نے جو کیا تھا وہ بہترین کیا تھا۔ میشا ان کی بچی ایسی بالکل نہیں تھی، اور شارق نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید میشا اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن وہ لڑکا جان بوجھ کر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ تو ان حالات میں شارق نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہترین تھا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر اماں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے مزید اس موضوع پر شارق کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ بھی چپ رہا، لیکن دل ہی دل میں اسے میشا پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ کیسے وہ یہ سب کچھ بتا سکتی ہے۔ جس اکیڈمی میں وہ پڑھتا تھا وہیں پر میشا بھی پڑھتی تھی۔ ایک مرتبہ شارق کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی ہو گئی تو میشا نے شرارت کرتے اسے بول دیا کہ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ان کا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ اس بات پر شارق نے میشا سے بہت بدلے لیے، لیکن اس نے کبھی بھی یہ بات گھر والوں کو نہیں بتائی تھی۔ اسے شدید غصہ آیا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اماں کو گھر واپس لایا اور سیدھا میشا کے کمرے میں آن دھمکا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے تم نے چچی کو منہ پھاڑ کر سب کچھ بتا دیا؟ او ہیلو، تمیز سے بات کرو، اور کیا بتایا ہے میں نے جو تم اتنا بے پھر رہے ہو؟ میشا نے حیرت سے غصے میں کھڑے شارق کو دیکھا۔ یہی کہ آج میں نے خود کو تمہارا بوائے فرینڈ بتایا تھا؟ شرم کرو، جب تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا تو کیا میں نے گھر والوں کو یہ باتیں بتائی تھیں؟ یار میں نے کچھ نہیں بتایا، میرے منہ سے تھوڑی بات نکل گئی تھی، لیکن میں فوراً پلٹ گئی تھی۔ کیا اماں نے تم سے پوچھا؟ ایک دم سے وہ چونکی۔ ہاں، نہ صرف پوچھا بلکہ انہوں نے مجھے یوں محسوس کرایا جیسے تم پوری بات انہیں پہلے ہی بتا چکی ہو۔ یہ سن کر میں بھی غصے میں آ گیا اور میں نے بھی ایک ایک بات چچی کو بتا دی۔ کیا تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ شارق غصے سے بولا تو وہ بھی غصے میں آ گئی۔ مجھے یہ بتاؤ، ہم دونوں کے پہلے کون سے اچھے سفارتی تعلقات ہیں جو میں فون کر کے تمہیں ہر چھوٹے واقعے کی تفصیل دینے بیٹھ جاؤں؟ یار تمہیں خود دماغ نہیں ہے کیا؟ ذرا استعمال کر کے اماں کی باتوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی۔ پتہ نہیں اب وہ میرے متعلق کیا کیا مبالغے لگا رہی ہوں گی۔ لگانے دو، تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے؟ شارق نے کندھے اچکا کر کہا تو میشا نے قریب پڑا کشن اٹھا کر شارق کی جانب اچھال دیا، جسے شارق نے بڑی مہارت سے کیچ کر لیا۔ بھوک تو اب بیٹھ کر، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، جبکہ میشا کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر اماں کے رویے کے متعلق پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ لیکن 2 سے 3 دن تک اماں اس موضوع پر میشا سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات اس نے شارق کو بھی بتائی تو وہ مزے سے بولا، تو انجوائے کرو، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میشا بھی ریلیکس ہو گئی، لیکن وہ دونوں ہی یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ واقعہ انہیں کتنا زیادہ بھاری پڑنے والا ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ان دونوں کو لاؤنج میں بلایا گیا۔ سبھی گھر والے خاموش تھے۔ کیا بات ہے بھائی، ہم دونوں سے ایسی کون سی بات کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ میشا نے کندھے اچکا کر کہا، جبکہ شارق سکون سے ایک جانب بیٹھا تھا۔ ہم تم دونوں کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ اس بات پر دونوں ہی چونک گئے۔ میشا تو شارق کے چہرے کی رنگت بھی ایک دم سے اٹھ چکی تھی۔ اماں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میشا نے حیرت سے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے بچوں کا رشتہ میں بے ہوشی میں کروں گی؟ شاباش، تیاری کرو، جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ اب کی مرتبہ شارق نے بھی انکار کر دیا تو اماں نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہاں پر تو بڑی بہادری دکھا رہے تھے، بہت محافظ بن رہے تھے، اب جب حقیقتاً محافظ بننے کا وقت آیا
तो यूं औरतों की तरह पीठ नहीं फेर सकते तुम। हाँ भाई, अम्मा ने भी अपनी देवरानी की हाँ में हाँ भरी। शारिक, अब मैं तुम्हें बहस करते ना देखूं। यह हम बड़ों का फैसला है और तुम दोनों का निकाह होकर रहेगा। बेशक जो करना है कर लो। लेकिन ताई अम्मा, आप जानती तो हैं हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ताई अम्मा ने सख्त निगाहों से मीशा को देखा और कहा, यही हमारी गलती है। जो रिश्ता हमें बचपन में तय कर देना चाहिए था, उसे तय करने में हमने बहुत वक्त लगा दिया। अब तुम दोनों की शराफत इसी में है कि खामोशी से हमारी बात मान लो, वरना अपनी बात तो हम मनवा कर ही रहेंगे। अम्मा, ये ज्यादती है। इस मर्तबा शारिक भी संजीदगी से बोला था। अम्मा ने हाथ झटक कर उसकी बात को बिल्कुल घास नहीं डाली। शारिक, मेरे बच्चे, ये तुम ही थे ना जो कह रहे थे कि तुम्हें पुलिस में नहीं जाना, लेकिन मेरी जिद पर तुमने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो देखो कितनी जल्दी तुम्हें प्रमोशन मिल गई है, जबकि तुम्हारे साथ वाले अब तक प्रमोशन के ख्वाब देख रहे हैं। तुम दोनों ही हमारे बच्चे हो और हम अपने बच्चों के लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकते। उसकी बाद उन दोनों ने बथेरा वावेला मचाया, हर तरह से अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले जब एक बार ठान चुके थे तो उन्होंने भी पीछे ना हटने की कसम खा ली। हर तरह की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्होंने मीशा और शारिक का निकाह ज़बरदस्ती करवा दिया। मीशा शारिक को इस निकाह का जिम्मेदार ठहराती थी, जबकि शारिक मीशा को। यूं करते करते निकाह तो हो गया, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे को बुलाना बंद कर दिया था। तकरीबन 2-3 माह तो दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बुलाया। दूसरी जानिब घर वालों को भी इस बात से रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा था। उन्होंने मीशा और शारिक दोनों को उनके हालों पर छोड़ा हुआ था कि जब शादी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। 3 माह तक उनकी नाराज़गी का जब कोई हल ना निकला तो उन दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू कर दी, मगर ये बातचीत पहले से ज़्यादा अजीब हो गई थी। अब भी उनका बचपना नहीं गया था। वो पहले से ज़्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने और तंग करने की कोशिश करते थे। शाम को शारिक घर वापस आया तो मीशा घर पर नहीं थी। पहले तो वो इंतज़ार करता रहा कि हो सकता है मीशा कहीं पर गई हो और अभी वापस आ जाए, मगर 2-3 घंटों बाद भी वो ना लौटी तो उसे परेशानी होने लगी। लेकिन फिर भी उसने घर में किसी से मीशा की गैर मौजूदगी के मुतालिक नहीं पूछा था। रात हो चुकी थी, तब वो तंग आकर अपनी माँ के पास गया और पूछा, मीशा कहाँ है? उन्होंने कंधे उचकाकर कहा, मुझे नहीं मालूम। अम्मा बताएं ना कहाँ पर है वो, मुझे कुछ काम करवाना है उससे अपना। इस बात पर ताई अम्मा ने चौंक कर बेटे को देखा और संजीदगी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उसे काम कराने की। क्या मतलब? बीवी है वो मेरी। शारिक काफ़ी हैरान हुआ था। वो भी उसके लहजे में बोली, लेकिन तुमने कभी उसे बीवी समझा ही नहीं। खैर बेटा, परेशान ना हो, हमें अपनी गलती का इदराक हो चुका है। हमें अपने बच्चों पर यूं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मुसल्लत नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम लोगों ने इनकार किया था तो तुम्हारे इनकार का एहतराम करना चाहिए था, लेकिन हम बेवकूफ़ थे। ये कहकर ताई अम्मा एकदम से खामोश हो गई और अपने काम में मगन हो गई। शारिक के दिल को कुछ हुआ था। अम्मा बताएं ना, क्या कह रही हैं आप? शारिक कुछ भी नहीं कह रही, इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। जाओ शाबाश अपने कमरे में, फिर बात करेंगे। अभी मैं परेशान हूँ। मगर अपनी परेशानी तो बताएं। अब की मर्तबा ताई अम्मा ने अपना मोबाइल एक जानिब रखा और संजीदगी से बोली, ख़त्म कर रही हूँ मैं तुम्हारा रिश्ता मीशा के साथ। हम दोनों की गलती थी, हमें ही सुधारनी है। हमें लगा था कि मीशा की हिफाजत तुमसे बढ़कर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज अदराक हो चुका है। ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा बड़े ही ठीक हो, कभी कभार बच्चों की भी बात लेनी चाहिए। ये बात सुनते ही शारिक एकदम से खामोश हो गया। वो मर कर भी ये तवक्को नहीं कर सकता था कि उसके वालिदैन इतना बड़ा फैसला लेंगे, सिर्फ इस वजह से कि उसने आज मीशा से काम करवाने थे। लेकिन वो है कहाँ पर? अपने तजस्सुस पर काबू ना पाते उसने दोबारा फिर से पूछा। ताई अम्मा ने गौर से अपने बेटे को देखा और बोली, तुम्हें इस बात की फिक्र बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परेशान नहीं हो, अपनी नानी के घर गई है। बहुत जल्द तलाक के कागजात बन जाएंगे और उसके बाद मीशा का बाहर किसी मुल्क में एडमिशन करा देंगे। तलाक के बाद जहाँ तुम कहोगे मैं अपने बच्चे का रिश्ता बिल्कुल वहीं पर करूँगी।
एक मर्तबा मैं गलती कर चुकी हूँ, मगर बार बार ये गलती किसी सूरत नहीं दोहरा सकती। ताई अम्मा बोलती जा रही थी, जबकि शारिक का दिमाग एकदम से सुन हो गया। अम्मा, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने हमें जानवर समझा हुआ है क्या? जब दिल चाहा इकट्ठा कर दिया, जब दिल चाहा दूर कर दिया। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? बुरा तो हमें लगना चाहिए, क्योंकि ये सब हमने किया था। तुम तो आज़ादी चाहते थे ना मीशा से। ताई अम्मा ने दुखी लहजे में कहा। शारिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्या बताए और कैसे समझाए। चलो जाओ मेरा बच्चा अपने कमरे में। इस बात पर शारिक खामोशी से अपने कमरे में आ गया। वो कैसे बताता घर वालों को? काश ये सब ना होता। तकरीबन 3-4 दिन वो यूं ही घर में फिरता रहा। अजीब बेकली सी मची हुई थी दिल में। ना कुछ अच्छा लग रहा था, ना ही कुछ करने का दिल कर रहा था। थाने जाकर वापस आता तो पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहता। उसे तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था। जब ताई अम्मा उसके पास आई और पूछा, क्या बात है शारिक, तुम इतने खामोश क्यों हो गए हो? तंग नहीं करें अम्मा, मेरा नहीं दिल चाह रहा बात करने का, मुझे सोना है। ये कहकर शारिक ने करवट ली तो ताई अम्मा संजीदगी से बोली, कल सोमवार है और कल तुम मेरे साथ कोर्ट चल रहे हो, तलाक के कागजात बनवाने हैं। अम्मा, मैं मीशा को तलाक नहीं दूंगा। वो एकदम से बेफर कर बोला। क्यों नहीं दोगे तलाक? यही तो चाहते थे ना तुम। अब जब तुम आज़ाद कर रहे हैं तो तुम नई परेशानी ले आए हो। वो एकदम से उठकर बैठ गया और अपनी माँ के दोनों हाथ थामकर नरमी से बोला, क्या अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप समझने की कोशिश करेंगी? हाँ मेरा बच्चा, बोलो, माँ यहीं पर है। अम्मा, मुझे मीशा बचपन से पसंद थी। मैं सिर्फ उसकी तवज्जो चाहता था, इसीलिए उसके साथ लड़ाई करता रहा। उस दिन भी जो वाक़या हुआ था मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि बेसाख्ता ही खुद को उसका मंगेतर बनाया था। आप मेरे दिल की कैफियत नहीं भांप सकती थी। एकदम से मुझे यूं लगा था अगर मीशा ने उस लड़की को हाँ कर दी तो मेरा क्या बनेगा। मैं मीशा को पसंद करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ ऐसा ना करें। वो बोलता जा रहा था, जबकि ताई अम्मा खामोशी से उसकी बात सुनने के बाद उठकर वहाँ से चली गई। शारिक को लगा शायद उन्हें इनकी बात समझ में आ गई है, लेकिन अगले 2 मिनट बाद वो वहाँ पर वापस आ चुकी थी। उनके हाथ में मोबाइल था जो उन्होंने ऑन करके शारिक को थमा दिया और ख़ुद कमरे से बाहर चली गई। उस मोबाइल में भी मीशा और उसकी माँ की गुफ्तगू रिकॉर्ड थी, जो यकीनन छुपकर बनाई गई थी। उसमें मीशा भी अपनी माँ के सामने बैठी वही एतराफ़ कर रही थी कि उसे खुला नहीं लेनी शारिक से, वो उसे पसंद करती है, बस शारिक की तवज्जो कहीं और ना भटक जाए इसीलिए उसे तंग करती है। ये देखकर शारिक की आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। पागल थे वो दोनों, एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, जबकि किस्मत पहले ही उन दोनों को एक दूसरे के मुकद्दर में लिख चुकी थी।